हाय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से है। इससे पहले ही हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट से ही पढ़ा है चैप्टर, जो कि थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया है। थॉर्नडाइक ने जो अधिगम से संबंधित अपने नियम पेश किए हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उससे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे अधिगम से संबंधित जो कॉलर ने अपने सिद्धांत को पेश किया था, यानी सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं, हर एग्जाम्स में आते हैं। टेट, शिक्षक भर्ती, ये सभी, सुपर टेट, केवीएस, नवोदय, सब में आते हैं ये इससे रिलेटेड। तो इन सभी सिद्धांतों को पढ़ने से ज़्यादा समझना बहुत ही आवश्यक है कि ये लोग अपनी बातों में या अपने प्रयोग के थ्रू बोलना क्या चाह रहे हैं सीखने से संबंधित। तो इससे पहले हम लोगों ने थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो मनोविज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान और गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान। तो जो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के अंतर्गत थॉर्नडाइक की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, यानी जिन लोगों ने व्यवहार को महत्व दिया और मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना, और उनका ऐसा विचारधारा था, तो उन्होंने इसी विचारधारा के अंतर्गत अधिगम का सिद्धांत भी पेश किया है। अब हम गेस्टाल्टवादी, ये मनोवैज्ञानिक यानी गेस्टाल्टवाद के बारे में आज पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो कॉलर थे वो गेस्टाल्टवादी ही थे और उन्होंने उसी विचारधारा के को महत्व देते हुए, जो गेस्टाल्टवाद की विचारधारा थी उसी को महत्व देते हुए अपने सिद्धांत को पेश किया है। तो थोड़ा सा हम गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक के बारे में फिर से आज रिमाइंड करेंगे, जानने की कोशिश जानेंगे कि हाँ, पहले गेस्टाल्टवाद के बारे में जानेंगे, उनकी थॉट और उनकी विचारधारा। तो हमें अधिगम से संबंधित जो भी सीखने का सिद्धांत उन्होंने पेश किया है बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में कौन तीन मनोवैज्ञानिक आते थे, जो कि कॉहलर, कोफका और वर्दीमर, जिसमें गेस्टाल्टवाद की जो स्थापना किए थे यानी संस्थापक थे वो वर्दीमर थे। फिर कॉहलर और कोफका उनसे बाद में जुड़े इस तरह से, क्योंकि इनकी विचारधारा आपस में बहुत ही एक जैसी थी मनोविज्ञान को लेके, इसलिए इन्होंने अपना एक संगठन तैयार किया और गेस्टाल्टवाद के नाम से जाना गया, जो कि ये लोग जर्मनी के निवासी थे। तो इसलिए इसको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, या फिर गेस्टाल्टवाद संप्रदाय संगठन इस नाम से भी जाना जाता है। तो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक भी गेस्टाल्टवाद को ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मनोविज्ञान को के लिए जो विचारधारा पेश की है वो संज्ञान को महत्व देते हुए पेश किए हैं, इसलिए इनको संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक भी बोला जाता है। तो इसलिए हम अगर ऐसा बोले कि संज्ञानात्मक, यानी जो व्यवहारवादी पहले मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया, फिर आत्मा का विज्ञान, इस तरह से, फिर उसके बाद नई विचारधारा में थॉर्नडाइक, वाटसन, ये सब जो आए नए नए मनोवैज्ञानिक, उन्होंने उसके बाद ये बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद उन लोगों के बाद ये मनोवैज्ञानिक आए जो कि गेस्टाल्टवाद के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इन्होंने अपनी विचारधारा को पेश करते हुए उन्होंने मनोविज्ञान को बताया कि व्यवहार का मनोवैज्ञानिक है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। तो इन लोगों ने एक और वर्ड जोड़ दिया मनोविज्ञान में कि चेतना, यानी जो मनोविज्ञान है वो चेतना व व्यवहार का विज्ञान है। तो अब यहाँ पे चेतना की बात हो रही है, यानी कॉन्शियस, जो हमें पता चलता है, जो हमें ज्ञान होता है। तो संज्ञान और ज्ञान, इस तरह से आप लोगों को पता चला। ज्ञान, अब ज्ञान की बात करें या संज्ञान, तो संज्ञान के अंतर्गत प्रत्यक्षण, चिंतन, बुद्धि, विचार, ये सभी चीजों को हम रख सकते हैं, तर्क, वितर्क। तो ये सभी चीजें हमारे संज्ञान के अंतर्गत आती है, जो कि एनी टाइम कॉन्शियस यानी चेतना में रहती है, यानी मनोविज्ञान इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन करती है एक मानव के अंतर्गत। तो इसलिए इन्होंने माना कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना व व्यवहार का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान है, और इस विचारधारा को लेते हुए नई विचारधारा के साथ ये लोग पेश हुए और गेस्टाल्टवाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद इन्होंने सीखने से संबंधित भी अपने जो सिद्धांत है वो पेश किए हैं। तो इनके सिद्धांत का जो आधार है सीखने से संबंधित, जो इन्होंने बातें बोली, पहले तो जो सीखना होता है यहाँ पे ये देखिए कि समस्या समाधान के रूप में कोई भी कार्य सीखते हैं इनके अनुसार, इनकी विचारधारा के अनुसार। उसके बाद इनके अनुसार जो सीखने का कार्य होता है वो अचानक होता है, यानी जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सूझ और अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है। तो इसी विचारधारा पे इन्होंने ये सिद्धांत पेश किया। उसके बाद सूझ या अंतर्दृष्टि से होता है। तो ये सभी चीजों के आधार पर इन्होंने सीखने से संबंधित अपने विचारधारा पेश किया। अब हम जो है समस्या का समाधान करेंगे। तो समस्या का समाधान क्या है? एक मानसिक क्रिया है। सोचेंगे,
सोचने में क्या आता है, किसी भी चीज को हम देख के सोचेंगे तो प्रत्यक्षण करेंगे, चिंता करेंगे, तो किसके आधार पर? बुद्धि के। तो ये सभी आप लोग देख रहे हो कि एक संज्ञान में, एक समस्या समाधान में ये सभी चीजों का यूज हो रहा है और संज्ञान का यूज हो रहा है। तो इसी आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को पेश किया और हर जगह आप लोग बुद्धि और प्रत्यक्षण ये सभी चीजों को इनके सिद्धांत में आप लोग पाओगे। तो इसलिए इन तीनों के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत पेश किया और इनकी विचारधारा भी इसी के आधार पर निर्भर है। तो अब हम बात करेंगे अधिगम से संबंधित सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको कॉलर महोदय ने पेश किया था। तो ये जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी के नाम से भी इसको बोला जाता है, यानी जर्मनी के निवासी थे ये लोग। तो जो गेस्टाल्टवाद का जो स्थापना करने वाले जो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे, यानी उनको संस्थापक बोल सकते हैं। तो इस तरह से वो थे मैक्स वर्दिमर, जो कि 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का विचारधारा को आगे बढ़ाना शुरू किया, यानी स्थापना किया। उसके बाद जो सीखने से संबंधित जो सिद्धांत है प्रयोगकर्ता, यानी कॉलर ने प्रयोग किया। जो अपने सीखने का सिद्धांत है, वो एक्सपेरिमेंट जो किया वो कॉलर ने किया 1916 में। उसके बाद सहयोगी का अगर हम बात करें तो वो कोफका है, यानी कोफका 1920 में इन दोनों के साथ इनकी विचारधारा सेम थी, तो ये जुड़ गए। और इनके जुड़ने के बाद जब कॉलर का जो सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत है, उनको प्रसिद्धि मिली, यानी पब्लिश हुआ 1920 में। कोफका जब जुड़े तो थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट बुक जो है उसमें इनके सिद्धांत को पब्लिश किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया मान्यता देके। तो इस तरह से गेस्टाल्टवाद का पूरा संगठन तैयार हुआ। उसके बाद अब हम सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके अधिगम के सूझ का सिद्धांत, उसके बारे में उसको इसके अलावा सूझ या अंतर्दृष्टि के अलावा भी कई और नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, समग्रवादी सिद्धांत, जो कि जर्मनी वर्ड है, यानी गेस्टाल्टवाद का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है, हम बोल सकते हैं। ये गेस्टाल्टवाद से ही उत्पन्न हुआ है, समग्रवाद। सूझ का सिद्धांत, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जो ज्यादा इसी नाम से फेमस है उनका सिद्धांत। उसके बाद पूर्णाकार यानी पूर्णकाल का सिद्धांत, पूर्व से अंश की ओर का सिद्धांत। तो इन और फिर गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोला जाता है और इनसाइड थ्योरी भी बोला जाता है इंग्लिश में इनके सिद्धांत को। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात नहीं, किसी भी नाम से एग्जाम से में पूछा जा सकता है आप लोगों को। तो सिर्फ आप लोगों को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से ही नहीं जानना है, इन सभी नामों से भी आप जानो। तो इस तरह से इनके सिद्धांत के और भी नाम हैं, तो ये सभी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे, सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जो प्रयोग पेश किए थे, यानी प्रयोग किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था और सिद्ध किया था कि हाँ, सीखने का कार्य जो है वो अंतर्दृष्टि और सूझ के आधार पे ही होता है। तो इन्होंने कई प्रयोग किए थे, पर दो प्रयोग मैं अब यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी जो कि ज्यादा फेमस है। पहला प्रयोग था छड़ी समस्या प्रयोग और दूसरा बॉक्स समस्या प्रयोग। तो ये दोनों प्रयोग कैसे किया इन्होंने, किस पे किया, ये सभी चीजें आज हम लोग इस सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो ये दोनों प्रयोग इन्होंने सुल्तान नामक वन मानुस पे किया, केनारी द्वीप में, जो कि जर्मनी में है। तो इन्होंने सारा अपना काम जर्मनी के किनारी द्वीप में उसी सुल्तान नामक वन मानुस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि वो सुल्तान नामक वन मानुस पे क्यों किए, क्योंकि वो बहुत ही उनका एक पालतू था उनका और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। तो उनको ये लगा कि इस पे एक्सपेरिमेंट करना सही रहेगा, तो इसलिए उन्होंने उस पे एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद हम बात करेंगे कि सूझ सिद्धांत का अर्थ। ये एक्सपेरिमेंट जो भी है, ये मैं आप लोगों को पहले अर्थ बता के बताऊंगी उनका एक्सपेरिमेंट, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सूझ सिद्धांत का अर्थ अगर हम बात करें, यानी कॉलर के आधार पर सूझ सिद्धांत जो उन्होंने पेश किया, उसका अर्थ क्या है, उन्होंने किस आधार पे बताया कि सीखते हैं, या फिर हम आधार बोल सकते हैं। तो सूझ का आधार कल्पना है, यानी जब भी कोई सूझ करता है तो उसका आधार कल्पना होता है। सीखने की प्रक्रिया समस्या समाधान के रूप में होता है, यानी कॉलर के द्वारा उन्होंने बोला है कि कुछ भी हम सीखते हैं तो उसे एक समस्या समाधान के रूप में पहले देखते हैं। उसके बाद यह एक मानसिक क्रिया है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि समस्या समाधान एक मानसिक क्रिया है। अतः उद्दीपनों के बीच के संबंधों को अचानक समझने से समस्या समाधान होता है और हम सीख जाते हैं। तो उनकी ये थॉट है, जो मैंने अपने शब्दों में आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। कुछ और भी बताती हूँ मैं आप लोगों को। सूझ से सिद्धांत का आधार जो है कि कॉलर ने कहा है कि कोई भी इंसान सीखता है वो सूझ और अंतर्दृष्टि के आधार पर सीखता है। जब भी वो उसके सामने कोई भी समस्या उपस्थित होती है तो वो उस समस्या के हर परिस्थिति के पहलुओं को जानने की कोशिश करता है अच्छे ढंग से, फिर उसी परिस्थिति को नए ढंग से
अलग अलग रूप में प्रत्यक्षण करके संगठित करके समस्या का समाधान ढूंढता है, और उसमें इसी क्रम में अचानक सूझ उत्पन्न होती है और तब वो क्रियाशील हो जाता है, यानी वो प्रतिक्रिया करता है और वो सीख जाता है। और सूझ जो है वो अचानक होती है, इसलिए सूझ के आधार पे वो सीखता है। तो इस तरह उनका ये कथन था कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, उन्होंने प्रयास और भूल का सिद्धांत पेश किया था। तो उन्होंने बताया कि उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होने से लोग धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन कॉलर ने कहा कि उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध धीरे धीरे यानी मजबूत बनने से नहीं होता है, बल्कि उद्दीपनों के बीच संबंधों को अचानक समझने से समस्या का समाधान होता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत को पेश किया, और इस सूझ को आहा अनुभव भी कहा, यानी अपने अंदर का जो अनुभव आ जाता है अचानक, और हम उसी के आधार पे सीखते हैं। तो कोई भी करके सीखता है, कोई दूसरे की नकल करके सीखता है, कोई प्रयास भूल से सीखता है, अपने अपने तरीका होते हैं सीख के। और कोई कुछ समस्या ऐसी होती है जिसको हम सूझ के आधार पे भी बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं, अचानक सीख जाते हैं। तो इस तरह से ये आप लोगों को समझ में आ गया कि सूझ का क्या मतलब है, सूझ कैसे आता है, और हम एक सीखने के कार्य को एक समस्या समाधान के रूप में लेते हैं और उसके हर पहलू को अच्छे ढंग से प्रत्यक्षण करके संगठित कर लेते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं, सूझ उत्पन्न होती है और सीखते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि उन्होंने इसी से संबंधित जो है वो एक्सपेरिमेंट जो किए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं सब। उसके बाद तो कॉलर द्वारा छड़ी समस्या पर प्रयोग उन्होंने कैसे किया, तो जो छड़ी समस्या प्रयोग है उन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पे ही किया था। ठीक है, इसको स्टिक छड़ी समस्या या स्टिक प्रॉब्लम भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये छड़ी से रिलेटेड है। मैं बताती हूँ कि एक बड़े से पिंजड़े में सुल्तान नामक वनमानुष को उन्होंने बंद कर दिया, और सुल्तान भूखा था इसलिए, और सुल्तान भूखा था, और जो केला है वो पिंजड़े से दूर टेबल पे रख दिया, और सुल्तान को वो केला नजर आ रहा था, और चूंकि वो भूखा था तो उसने अपना एक्शन करना शुरू किया। उसको केला को देख के पहले वो हाथ पैर बाहर निकालने की कोशिश किया, उछल कूद किया कि मैं पिंजड़े से बाहर निकल जाऊं, पर ऐसा नहीं हो पाया, वो नहीं निकल पाया। और फिर कभी हाथ बढ़ा के तो कभी पैर बढ़ा के उस केले को लेना चाहा, लेकिन केला की जो दूरी थी, टेबल की दूरी, वो काफी दूर था, तो वो नहीं ले पा रहा था। फिर उसने क्या किया कि निराश होकर वो एक जगह बैठ गया। बैठने के बाद वो पिंजरे को ऊपर से नीचे तक देखते रहा, फिर उसे कुछ नहीं दिखा, तो उसे एक बगल में स्टिक नजर आया, जो कि 2 स्टिक थे, और उनका डिजाइन ऐसा था कि वो स्टिक दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो सकते थे। तो उसने उस स्टिक से खेलना शुरू किया। खेल खेल में उसका जो स्टिक है वो एक दूसरे से जुड़ गया। जब उसका स्टिक एक दूसरे से जुड़ा तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ, यानी सूझ आया कि ये स्टिक की लंबाई ज्यादा बढ़ गई है, और जो टेबल पे रखा हुआ केला है उसको दूरी को ये स्टिक उस दूरी तक ये स्टिक पहुंच सकता है। तो उसने इस गैप से दोनों स्टिक को ज्वाइंट करके इस गैप से इस केले को ले लिया। तो इस तरह से इसमें जो सूझ उत्पन्न हुई, उस सूझ के आधार पे इस पे दोबारा सेम वही एक्सपेरिमेंट किया गया सुल्तान पे। तो इसने कोई उछल कूद नहीं किया, कोई हाथ पैर बाहर नहीं किया, पिंजरे से डायरेक्ट गया अंदर, और दोनों स्टिक को इसने जोड़ा और केले को ले लिया। तो इस तरह से सूझ के आधार पे जब लोग सीखते हैं तो प्रयास और बार बार भूल नहीं होती है। दोबारा भी प्रयोग पे इसने कोई भूल नहीं किया, इसने सीख गया। तो इस तरह से इससे सूझ उत्पन्न हो गई और इसने ये अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। उसके बाद अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की हम बात करें, जिसको बॉक्स समस्या प्रयोग भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसमें क्या था कि सुल्तान को कॉलर ने एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया, और उस कमरे के छत से केले को लटका दिया, और सुल्तान को उस कमरे में छोड़ा। उसके बाद सुल्तान भूखा था, उसकी नजर जब केले पे गई तो वो केले को पाने के लिए उछल कूद करने लगा, पर वो केले तक नहीं पहुंच पाया। जब वो केले तक नहीं पहुंच पाया तो वो इतनी एक्टिविटीज करके एक जगह शांत वो भी बैठ गया। बैठने के बाद उसकी नजर कमरे के कोने में 3 बॉक्स रखे हुए थे उस पे गई, यानी कमरे में 3 बॉक्स के साथ उस सुल्तान को छोड़ा गया था और केले को लटका दिया गया था। लेकिन जब सुल्तान इतनी एक्टिविटीज किया और केला नहीं प्राप्त किया, तो उसकी नजर जब बॉक्स पे गई तो पहले उसने एक बॉक्स को लाया। यहाँ पे ये देखिए, ऐसे अपने आप केले को लेने की कोशिश कर रहा है। ये स्टेप 1 आप बोल सकते हैं। स्टेप 2 में उसकी जब नजर बॉक्स पे गई तो अचानक नहीं गई बॉक्स पे, पहले उसने शांति से बैठा, फिर उसकी नजर बॉक्स पे गई
तो उसने बॉक्स को पहले एक बॉक्स को रख के ऊपर चढ़ा, केले को वो नहीं प्राप्त कर पाया। फिर दूसरे बॉक्स को रखा, फिर भी उसकी ऊंचाई केले तक नहीं पहुंच पाई। फिर उसको अचानक सूझ आया कि अगर तीसरे बॉक्स को हम रखेंगे तो शायद केला को हम पा सकें। तो इस तरह से उसने स्टेप बाय स्टेप करके ये तीसरे बॉक्स को, तीनों बॉक्स को ऊपर रख के और केले को ले लिया। तो फाइनली वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और वो सीख भी गया कि हाँ, हम केले को कैसे ले सकते हैं। दोबारा यही एक्सपेरिमेंट कॉलर ने किया, तो वो कोई उछल कूद नहीं किया, डायरेक्ट वो गया और तीनों बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख के केले को ले लिया। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो सीखने का आधार है वो सूझ है, सूझ के आधार पे सीखते हैं, जो कि अचानक होता है। उसके बाद हम सूझ से के सिद्धांत के अगर स्टेप की बात करें कि उनके सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं कॉलर का, वो आप बोल सकते हैं या स्टेप भी बोल सकते हैं कि उनके सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो उनके सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है कि उन्होंने ये बताया कि जो सूझ है वो अचानक होता है, जिसको अनुभव भी कहते हैं। तो और उसमें क्या है कि वो अपने लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने के बीच के हर पहलू को प्रत्यक्षात्मक ढंग से संगठित करके सूझ के आधार पर सीखता है। तो इस तरह से उनका ये था। फिर दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि कॉलर ने कहा कि जो सूझ के आधार पे जो सीखता है, जब भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आती है, समस्या समाधान करने जाता है, तो वो उसके हर पहलू को, यानी उसके हर एक अंश को, हर एक भाग को अच्छी तरह से जानता है, तभी वो सूझ के आधार पे सीख पाता है। और अगर उसका एक भी अंश और भाग अगर छिपा होगा तो वो सूझ के आधार पे नहीं सीखेगा, वो प्रयास और भूल के आधार पे वो सीख पाएगा। इस तरह से उसके बाद निर्देशित ध्यान। जब भी यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही मैं बताती हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल के थ्रू ही, कि निर्देशित ध्यान भी होता है सूझ के आधार पर अगर हम सीख रहे हैं। तो पहले कॉलर ने जब पिंजरे में वनमानुष को बंद किया तो उसने क्या किया, हाथ पैर को बाहर करके केले को लेना चाहा। तो ये सब निर्देशित ध्यान है। पहले हमारा ध्यान निर्देशित क्यों दिया जाता है, एकदम ध्यान डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए ही नहीं चला जाता है। तो इस तरह से निर्देशित ध्यान भी होता है। निष्क्रियता, यानी जब भी वो हाथ पैर बाहर करने के बाद वो एक जगह शांत बैठ जाता है थक के, तो एक टाइम निष्क्रियता की अवस्था भी आती है। तो इस तरह से उसके बाद शुद्ध का अचानक, जब निष्क्रियता की व्यवस्था आने के बाद वो अचानक जब सोचने लगता है और भी उपाय लगाने लगता है, तो अचानक सूझ आ जाती है। जैसे किसने अचानक स्टिक को खेल खेल में ज्वाइंट कर लिया और केले को ले लिया। सूझपूर्ण सीखने की जांच जो है, अगर हम करते हैं कि अगर हम सूझपूर्ण सीखे हैं तो उसकी जांच कैसे होगी, तो वो स्थानांतरण के गुण के आधार पे होगी। यानी स्थानांतरण होना चाहिए। अगर हम सूझ के आधार पे सीखे हैं तो उसमें स्थानांतरण का गुण होता है। यानी कि इसका ये एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि कॉलर ने ही उसी सुल्तान पे ये 2 एक्सपेरिमेंट किए और भी एक्सपेरिमेंट किए। फिर उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद सुल्तान को एक कमरे में बॉक्स ना रख के सीढ़ी और टेबल रखा और केले को वैसे ही लटकाया। तो उसने क्या किया कि पहले टेबल रखा, फिर सीढ़ी लगा के वो केले को ले लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, जब वो पहली बार सीखा है तो उसमें स्थानांतरण का गुण है, उसे अब बार बार उछल कूद करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने डायरेक्ट टेबल लगा के केले ले लिया। उससे भी नहीं हुआ, उसको भी और भी उन्होंने प्रूफ करना चाहा। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार कमरे को बिल्कुल खाली छोड़ दिया और वो खुद ही खड़े हो गए और केले को लटका दिया। तब सुल्तान ने क्या किया कि वो उनके सर पे बैठ के उस केले को प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से कि अगर हम उद्दीपन को चेंज भी कर देते हैं तो भी वो सीखा हुआ है, तो वो उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सीख चुका है। तो इस तरह से स्थानांतरण का गुण होता है अगर हम सूझ के आधार पर सीखते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि हर सिद्धांत का अपना शिक्षा में बहुत ही महत्व होता है। तो जो कॉलर ने सूझ का सिद्धांत पेश किया उसका शिक्षा में क्या महत्व है, तो यह रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। रचनात्मक कार्य बुद्धि के आधार पर होता है, तो इसमें बुद्धि का यूज हो रहा है, तो बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत मानसिक विकास व क्रियाशीलता पर बल देती है। कोई भी समस्या समाधान करेंगे तो मानसिक विकास तो हमारा होगा ही। उसके बाद यह बालकों के बुद्धि और तर्क शक्ति का भी विकास करता है। ये आप लोगों को साफ समझ में आ रहा है। उसके बाद गणित जैसे कठिन विषयों के लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है और विज्ञान, संगीत और साहित्य के लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। यानी बोल सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है ये। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है ये सिद्धांत। तो इस तरह से कॉलर ने अपने सिद्धांत को अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पेश किया और बस उनका यही कहना था कि हम कुछ भी सीखते हैं
तो सूझ के आधार पे सीखते हैं जो कि अचानक होता है, और उसके बाद जब सूझ आती है तो हम क्रियाशील हो जाते हैं और हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सूझ का सिद्धांत है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट हम पेवलव का सिद्धांत पढ़ेंगे जिसको क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी वो वही होगा हमारा सिद्धांत। तो अभी आप लोग ये सभी जो भी थ्योरीज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी है वो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।